हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। और मैं एडवोकेट रेखा सिन्हा आप सबका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और मैं सेक्शन 8 का हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का सेक्शन 8 ऑलरेडी हिंदी में अपलोड कर चुकी हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाके उसको व्यूज़ कर सकते हैं। और अब जो ये है वो सेक्शन 8 ही है जो कि मैं इंग्लिश में आप लोग के लिए लाई हूँ। तो देखिए सेक्शन 8 क्या कहता है। जर्नल रूल्स ऑफ सक्सेशन इन द केस ऑफ मेल्स, यानी जहाँ पर मेल्स है, ये मेल की बात आ रही है, यानी जहाँ पे पुरुष की बात आ रही है, आदमी की बात आ रही है, वहाँ पे उत्तराधिकार के साधारण नियम जो हैं वो क्या होंगे, जनरल रूल्स क्या हैं वो बताता है। तो ये क्या कहता है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेल हिंदू डाइंग इंटेस्टेट सेल डिवॉल्व्स अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। देखिए कहीं कहीं प्रोनाउंस में प्रॉब्लम हो सकता है मेरे, तो आप प्लीज़ बेरेक को साथ में लेकर बैठें। तो देखिए क्या कह रहा है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेल, यानी कि जहाँ पर प्रॉपर्टी जो किसकी है, मेल की है। सेक्शन 8 स्पेसिफिक बात कर रहा है पुरुष की, आदमी की बात कर रहा है। यहाँ पे महिला की बात, महिला अगर कोई निर्वसियती विदाउट विल अगर कोई मर जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी किस तरीके से डिवॉल्व होगी, उस चीज़ की बात यहाँ पे नहीं की गई है। बात सेक्शन 8 सिर्फ पुरुष की कर रहा है, यानी कि मेल की कर रहा है। ठीक है, कि अगर कोई आदमी है और वो हिंदू है और वो डाइंग हो गया है विदाउट विल लिखे हुए, यानी उसने कोई वसीयत नहीं लिखी, तो उस टाइम पे उसकी जो प्रॉपर्टी है वो जो डिवॉल्व होगी, यानी वो जो बांटी जाएगी उत्तराधिकारियों को, वो इस चैप्टर के प्रोविज़न के अनुसार, यानी कि जो ये आपका चैप्टर 2 है। और चैप्टर 2 जो है वो उन्हीं लोगों से ताल्लुक़ रखता है जो लोग विदाउट विल डेड हो गए हैं, एक्सपायर हो गए हैं, ठीक है, मर गए हैं, उन्होंने विल नहीं लिखी, तो उनके जो उत्तराधिकारी हैं उसको किस तरीके से, क्या रूल्स हैं ऐसे कि भाई उनको संपत्ति दी जाएगी, कौन कौन उस वारिस उसके लीगल हेयर में काउंट हो रहा है। कुल मिला के ये बात सेक्शन 8 कहना चाहता है। ठीक है, तो देखिए सेक्शन 8 का जो शेड्यूल है वो आप जब इस एक्ट को कंप्लीट देखेंगे, लास्ट में आप सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 431 पे जाएंगे तो नीचे आपको सेक्शन 8 का शेड्यूल मिलेगा। और उस शेड्यूल में 2 क्लासेस हैं, क्लास 1 और क्लास 2। ठीक है, तो पहला इन्होंने क्या कहा, फर्स्टली अपॉन द हेयर, यानी कि पहले कौन होगा, हेयर कौन होगा, वारिस कौन होगा, बीइंग द रिलेटिव स्पेसिफाइड इन क्लास 1 ऑफ द शेड्यूल, यानी शेड्यूल 1 के जो क्लास 1 में बताया गया है, शेड्यूल के जो क्लास 1 में बताया गया है, फर्स्टली कौन, वो लीगल हेयर कहलाएंगे। ठीक है, तो वो कौन कौन है उस पर एक बार नज़र मार लेते हैं। तो वो हो गया सन यानी बेटा, डॉटर यानी बेटी, विडो यानी कि उस जो व्यक्ति डाइंग हो गया है उसकी जो विडो है, यानी उसकी जो पत्नी है जो विधवा हो गई है, वो मदर। ठीक है, ये हो गया सन ऑफ प्रेस्टिडीज ऑफ सन, यानी कि बेटा जो मर चुका है, ठीक है, उसका बेटा। डॉटर ऑफ द प्रीडिसीड सन, यानी कि जो बेटी जो मर चुकी है उसका बेटा। सन ऑफ प्रेस्टिडाइज्ड ऑफ डॉटर, यानी बेटे की जो बेटा मर चुका है उसकी बेटी। ठीक है, डॉटर ऑफ द प्रेस्टिड्स ऑफ डॉटर, यानी कि जो मरी हुई बेटी है उसकी बेटी। विडो ऑफ ए प्रेस्टिड सन्स, यानी कि जो पुत्र मर चुका है उसकी विधवा। सन ऑफ द प्रेस्टिज सन ऑफ द प्रेसिडिस ऑफ सन, यानी कि जो मरा हुआ बेटा है और उसका भी बेटा जो मरा हुआ है उसकी जो बहू है, ठीक है, वो लीगल हेयर में आएगी और ये फर्स्ट शेड्यूल में आ रही है। ठीक है, उसके बाद डॉटर ऑफ प्रेस्टीज सन ऑफ प्रेस्टीज ऑफ सन, यानी कि डॉटर जिसका बेटा मर चुका है और उसका जो बेटा है उसको जाएगी। विडो ऑफ प्रेस्टीज ऑफ सन ऑफ द प्रेस्टीज ऑफ सन्स, अब ये क्या कह रहा है कि बेटा जो मर चुका है और उसका जो बेटा है उसकी जो विडो है उसको जाएगी। देखिए ये अमेंड हुआ है 2005 में, ये पहले नहीं था, 2005 में इसको जोड़ा गया, किसे, बेटे के बेटे की बहू को। ठीक है, यानी कि बेटा फिर उसका बेटा उसकी बहू। ठीक है, तो यानी कि जो पोते की बहू हो गई वो हो गया। ठीक है, सन ऑफ द प्रेस्टीज ऑफ डॉटर, डिसीजर ऑफ डॉटर, ऑफ ए प्री डिसीजर ऑफ द डॉटर, डॉटर ऑफ प्री डिसीजर, डॉटर ऑफ प्री डिसीजर डॉटर्स, डॉटर ऑफ प्री डिसीजर सन ऑफ प्री डिसीजर डॉटर, और डॉटर ऑफ द प्री डिसीजर, डॉटर ऑफ द प्री डिसीजर सन।
यानी अभी क्या कहना चाह रहा है, सन ऑफ प्री डिसीज डॉटर, यानी कि जो बेटा है मर चुका है उसकी बेटी, और प्री डिसीजड डॉटर उसकी बेटी, ठीक है, मतलब बेटे की बेटी मर गई फिर उसकी जो बेटी थी वो। डॉटर ऑफ प्री डिसीज्ड डॉटर, यानी कि कोई बेटी है और वो मर चुकी है और उसकी भी जो बेटी है वो मर चुकी है। ऑफ द प्री डिसीज्ड डॉटर, यानी कि जो बेटी है उसकी बेटी और वो भी नहीं तो उसकी बेटी, ठीक है। डॉटर ऑफ द प्रीसीज ऑफ सन ऑफ प्रीसीज ऑफ डॉटर, यानी कि बेटी मर चुकी है, उसका बेटा वो भी डिसीज हो गया है, उसकी जो बेटी है, ठीक है, उसको। डॉटर ऑफ द प्री डिसीज डॉटर, यानी कि बेटी की बेटी, ये दोनों ही मर गए, बेटी मर गई, बेटी की बेटी मर गई। ऑफ द प्रीसी डिसीज सन, यानी उसका जो बेटा है, ये किस में आ गए, ये फर्स्ट शेड्यूल के लीगल हेयर हो गए, ठीक है, यानी उत्तराधिकारी हो गए। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो 8 का सेकेंडली, अब 8 का बी क्या कहता है, सेकेंडली इफ देयर नो हेयर ऑफ क्लास 1, यानी अब क्लास 1 में जो हेयर है, जो वारिस है वो नहीं है, तो अब कौन काउंट होंगे, तो अब इन्होंने बोला कि देन अपॉन हेयर बीइंग द रिलेटिव स्पेसिफाइड इन क्लास सेकेंड ऑफ द शेड्यूल, यानी अब वो सब रिलेटिव आएंगे, वो संबंधी आएंगे जो शेड्यूल के अंदर क्लास 2 में दिए गए, तो वो कौन कौन है, फादर, सेकेंड पे सन, डॉटर सन, यानी बेटे की बेटी, सन डॉटर डॉटर, यानी बेटे की बेटी, ब्रदर सिस्टर, डॉटर सन्स सन, यानी डॉटर के लड़की का बेटा, डॉटर सन्स डॉटर, यानी डॉटर की जो बेटा है उसकी बेटी, डॉटर्स सन, यानी बेटी का बेटा, डॉटर्स एंड डॉटर्स डॉटर, यानी बेटी की बेटी। देखिए शेड्यूल 2 में जिस चीज़ों की बात हो रही है, जिन लोगों का जिक्र हो रहा है, वहाँ पर मरे हुए इंसान की बात नहीं हो रही। उससे पहले जो हमने करा था वो प्री डिसीज्ड था, जो मर चुके हैं, ठीक है, उनके बच्चों की बात आ रही थी। यहाँ पर जीवित की बात आ रही है, यहाँ पे मरे हुए बच्चों की बात नहीं आ रही है, ठीक है। अब इन्होंने कहा डॉटर्स डॉटर, यानी बेटी की बेटी, ठीक है। ब्रदर सन्स, यानी बेटे का बेटा, सॉरी भाई का बेटा, ब्रदर सन भाई का बेटा, सिस्टर सन, यानी बेटी का बेटा, ब्रदर डॉटर, यानी भाई की बेटी, सिस्टर डॉटर्स, यानी बहन की बेटी। उसके बाद कौन आते हैं, फादर, यानी फादर के पिता, फादर्स मदर, यानी पिता की माता यानी दादी, फादर्स विडो, यानी पिता की कोई विधवा, ब्रदर्स विडो, यानी भाई की कोई विधवा, फादर्स ब्रदर, यानी पिता का भाई, फादर्स सिस्टर, यानी भाई की बहन, मदर्स फादर, यानी माँ का फादर यानी नाना, और मदर्स यानी माँ यानी कि नानी, मदर्स ब्रदर यानी मामा यानी माँ का भाई, एंड मदर्स सिस्टर यानी कि माँ की बहन। अब देखिए एक्सप्लेनेशन में इन्होंने क्या कहा, इन द शेड्यूल, यानी इस शेड्यूल में रेफरेंस टू ब्रदर और सिस्टर डू नॉट इंक्लूड रेफरेंस टू ब्रदर ऑफ सिस्टर यूट्रेन ब्लड का मतलब होता है जिसमें एक ही औरत है लेकिन उसके जो बच्चे हैं वो कई पतियों से पैदा हुए हैं, जैसे मतलब एक औरत के 2 पति हैं 3 पति हैं, उनसे जो बच्चे हुए वो इस शेड्यूल में कहीं नहीं आ रहे, ना फर्स्ट में ना सेकंड में, ठीक है, ये इन्होंने बोला गया। यानी यूट्रेन ब्लड के जो होंगे वो इस शेड्यूल में काउंट नहीं होंगे, वो भाई बहन में काउंट नहीं होंगे, ठीक है। तो अब बात आती है कि भाई आपके पास फर्स्ट भी नहीं है, फर्स्ट शेड्यूल के भी लीगल हेयर, शेड्यूल के जो फर्स्ट क्लास है उसका भी लीगल हेयर नहीं है, शेड्यूल में जो सेकंड क्लास दिया वो भी रिलेटिव नहीं है, तो अब कौन आया, थर्डली क्या आया, 8 का सी थर्डली क्या कहता है, इफ़ देयर इज़ नो हेयर ऑफ एनी 2 क्लासेस, यानी कि अब जो वारिस हैं हेयर्स हैं वो दोनों क्लासेस वाले नहीं है हमारे पास, देन अपॉन टू एजेंट्स ऑफ द डिसीजर एंड, यानी अब जो वो डिसीजर्ड है जो मर चुका है उसके कौन आ गए, एजेंट्स आ गए, यानी जो उसके बंधु गोत्रज हैं, यानी कि जो उसके जैसे सेम कहते हैं, आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं ये तो हमारे गोत्र का है ना, हमारे गोत्र से रिलेटेड है, तो वो अब इसमें काउंट हो जाएंगे, ठीक है। यानी अब जो वारिस होंगे वो एगेनेट्स होंगे, यानी कि जो गोत्रज हैं वो होंगे। उसके बाद आता है 8 का डी, लास्टली अब इन्होंने बोला कि भाई ना तो आपके पास शेड्यूल फर्स्ट के बाद लीगल हेयर हुए, ना आपके पास शेड्यूल के अंदर जो सेकंड क्लास है ना वो आपके पास हेयर्स हैं, ठीक है। अब क्या बचा आपके पास, अब एजेंट्स भी नहीं है, ठीक है।
मैं प्रोनाउंस पे बार बार बोल रही हूँ कि आप प्लीज़ ब्रैकेट खोल लें, कहीं कहीं प्रोनाउंस में प्रॉब्लम हो जाता है तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला एगेंट्स, तो एगेंट्स भी नहीं है, तो अब वहाँ पे कौन आया, लास्टली आया इफ़ देयर इज नो एगेंट्स द अपॉन द कंगनेट्स ऑफ द डिसीजर, यानी अब इन्होंने क्या बोला कि अब वहाँ पे जो आएंगे वो बंधु आ जाएंगे, यानी कि जो चाहे ब्लड से रिलेशन रखते हो चाहे एडॉप्टेड हो, वो जो अब भाई बहन जो भी होंगे वो अब क्या होंगे, उसके मरे हुए व्यक्ति के क्या हो जाएंगे, हेयर्स हो जाएंगे, उत्तराधिकारी हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब हम देखते हैं इसमें दो केसेस हैं, एरम्मा वर्सेस वेरुपन्ना AR 1966। इसमें क्या कहा गया था, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8 आर नॉट रेस्ट्रोस्पेक्टिव इन ऑपरेशन, यानी भूतलक्ष्य प्रभाव नहीं रखते, पिछले किसी भी चीज़ का इस पर इफेक्ट नहीं, पिछला इफेक्ट पीछे कोई इफेक्ट नहीं छोड़ती है। मान लीजिए इस लॉ से बनने से पहले अगर कोई रूल्स चल रहा था सक्सेशन में, तो और ये एक्ट बन गया, तो ये वहाँ उस चीज़ को ये नहीं है कि उस चीज़ को इनवैलिड कर दी, नहीं, जो चीज़ हो गई सो हो गई। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि रेस्ट्रोस्पेक्टिव इन वो नहीं होती, यानी कि आप हिंदी में समझ सकते हैं भूतलक्ष्य प्रभाव नहीं रखती, ठीक है। ये कहा गया सेक्शन 8 में। तो सीधा सा सिंपल ये है कि एरम्मा वर्सेस वेरुपन्ना AI 96 में कहा गया कि सेक्शन 8 जो है वो नॉट रेस्ट्रोस्पेक्टिव इन द ऑपरेशन, ठीक है, यानी कि वो कोई भी पास से कोई भी उसका कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। यानी जो भी प्रोविज़न अप्लाई हो रहे हैं वो उन लोगों पे हो रहे हैं जो एक्ट बनने के बाद से शुरू हो गए। अब बात आती है दूसरा केसेस है श्रीमती दलजीत कौर एलायस टॉनी वर्सेस श्रीमती अमरजीत कौर, ठीक है। AR 2009 का है, ये पंजाब हरियाणा का है। इसमें क्या कहा गया, हस्बैंड हैड नॉट ऑब्टेन डिग्री ऑफ डाइवोर्स पीरियड टू हिज सेकेंड मैरिज, यानी जब उसने सेकेंड मैरिज करी तो उस टाइम पर उसने कोई भी डिग्री नहीं ली, तलाक की डिग्री नहीं ली। सेकेंड मैरिज वुड बी नल एंड वॉइड, तो जो उसकी सेकेंड मैरिज थी वो कैसी हो गई, नल एंड वॉइड हो गई। नल एंड वॉइड आपको ऑलरेडी पता होगा, सेक्शन 11 में है ये हिंदू HMA में, यानी हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 11 में नल एंड वॉइड का बता रखा है, ठीक है। तो नल एंड वॉइड में साफ क्या रखा है कि अगर किसी व्यक्ति की पहले पत्नी जीवित है और उसने तलाक नहीं लिया और फिर वो सेकंड मैरिज कर लेता है तो वो मैरिज कैसी हो गई, नल एंड वॉइड हो गई, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरी वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं वीडियो। अच्छा, उसमें फिर आगे क्या कहा गया इस केस में, फर्स्ट वाइफ एंटाइटल्ड टू सक्सीड टू हिज प्रॉपर्टी, अब जो उसकी प्रॉपर्टी है उस पर जो वाइफ है वो एंटाइटल्ड हो गई, ठीक है, यानी कि उसका अधिकार हो गया। तो अनचेस्टली ऑफ वाइफ इज नॉट ग्राउंड टू डेस्टिनेटेड टाइटल हर फ्रॉम क्लेमिंग हर राइट एज ए विडो इन प्रॉपर्टीज ऑफ हर हस्बैंड। तो अब ये नहीं कहा जा सकता कि भाई मैं ये मेरे साथ नहीं है तो इसका कोई अधिकार नहीं बनता, यानी कि उसका वो राइट, अगर वो विडो हो जाती है, ठीक है, विधवा हो जाती है, तो उसका राइट खड़ा रहेगा, क्यों, क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसको डाइवोर्स नहीं दिया था, ठीक है, और दूसरी मैरिज कर ली तो दूसरी मैरिज ऑलरेडी नल एंड वॉइड हो गई। तो ये कहा गया कि अगर पति ने दूसरी शादी कर ली है और पहली पत्नी से तलाक नहीं लिया है तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी है उसमें उसका राइट रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, और मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगी। और अगर आपको मेरा चैनल और मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो शेयर भी करें। थैंक यू, गुड बाय।